नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। अक्षय तृतीया नजदीक है, तो क्या कुछ अक्षय तृतीया पर भाव रह सकता है? इस अक्षय तृतीया से लेकर अगली अक्षय तृतीया तक सोने चांदी के भाव में कितनी तेजी आ सकती है, मंदी आ सकती है, क्या कुछ हो सकता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रेनिसा चेनानी जी है। नमस्ते रेनिसा जी, स्वागत है। नमस्ते वेदा जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो थैंक यू सो मच मैम। अगर हम बात करें सोने चांदी के भाव की, तो सोने की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी भाव मैम 4800 यानी $4800 के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। और भारतीय बाजार में अब भाव 1.5 लाख के ऊपर लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 4800। अगर हम देखें इंटरनेशनली, और 1.5 लाख का लेवल डोमेस्टिकली प्राइजेस ये इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो जो एक कंसोलिडेशन फेज है वो खत्म होके मुझे लग रहा है कि न्यू बुल रन कंटिन्यू रह सकता है। क्योंकि काफी टाइम से, एक महीने से लगभग, जिस तरह से इतने जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर रिलेटेड टेंशंस बढ़ चुके थे, तो जो सेफ हेवन डिमांड चली गई थी गोल्ड एंड सिल्वर में, वो वापस मुझे अभी लौटती हुई दिख रही है। क्योंकि 2 हफ्ते का जो सीज फायर हुआ है, काफी काफी नेगोशिएशंस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी एक डील जो है वो बहुत ही जल्द अग्रीमेंट हो सकती है। तो इसके कारण ये जो मार्केट में पॉजिटिविटी आई है, सेंटीमेंट जो कि पॉजिटिव हुआ है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि वापस इन्वेस्टर्स लौट रहे हैं इस मार्केट में एंड हर डिप्स पे बाइंग कर रहे हैं। तो अगर प्राइजेस ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर दी है, तो आई थिंक एक नया बुल रन फिर से स्टार्ट हो सकता है। अगर मैम हम भाव की बात करें, सोने का भाव जैसे आप कह रहे हैं नया बुल रन स्टार्ट हो सकता है, पर कहीं ना कहीं न्यूज का एक ट्रिगर हमेशा इसमें मौजूद रहता है। कल को कोई स्टेटमेंट आ जाता है, जैसे सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मैं पावेल अगर हटेंगे नहीं तो मैं उनको जबरन हटा दूंगा बोर्ड मेंबर से। मतलब चेयरमैन पद से तो हट जाएंगे 15 मई तक, अब कोई खास समय नहीं है। पर अगर चेयरमैन से हट जाते हैं और बोर्ड मेंबर से नहीं हटते, तो बोर्ड मेंबर से भी मैं बर्खास्त कर दूंगा। तो इस प्रकार की चीजें ऊपर नीचे भाव में ला, मतलब जिसको आप कह सकते हैं फैक्टर्स ऐड होते ही रहते हैं। कोई ना कोई नई चीज ऐसी आ जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने स्कॉट बेसेंट का कल बयान सुना, वो कह रहे हैं कि जुलाई तक हम वापस पुराने लेवल पर टैरिफ लेकर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी काफी बनी हुई है पिछले 1.5 साल से, जब से ट्रम्प आए हैं। सबसे पहले जो अनसर्टेनिटी थी वो टैरिफ्स की है। वो पहले भी थी, अभी भी बनी हुई है। एंड हर महीने हम देखते हैं कि नए न्यूज आ रहे हैं रिलेटेड टू टैरिफ्स। दूसरा, जो फेड की इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर भी काफी अनसर्टेनिटी है। क्योंकि ट्रम्प के कुछ और ख्यालात हैं, वो कुछ और तरीके से इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्टरी देखते हैं, और जो फेड के चेयरमैन हैं उनके कुछ और व्यूज हैं। तो ये भी काफी टग ऑफ वॉर बना हुआ है दोनों के बीच में। एंड तीसरी, जो अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन बने हुए हैं, इसकी भी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज लगातार वन बाय वन प्राइजेस को इम्पैक्ट कर रही है। एंड थोड़ा बहुत जो गोल्ड है वो रिस्की एसेट जैसा बिहेव कर रहा है पिछले 1 1.5 महीने से। जब भी रिस्की एसेट्स में बाइंग आ रही है, गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग आ रही है, बाकी के एसेट्स में सेलिंग आ रही है, तो हम देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर में भी सेलिंग आ रही है। तो ये न्यूज तीनों के तीनों ये इम्पोर्टेंट है हमें देखना कि आगे चल के प्राइजेस की ट्रेजेक्टरी किस तरह से रहेगी। एंड इन तीनों चीजों को मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। आई थिंक जो पहली दो चीजें हैं कि टैरिफ्स अगर बढ़ते हैं, या फिर जैसे आपने बताया पॉवेल की अगर, या फेड की इंडिपेंडेंस कम होती है, तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। एंड अगर ये जो पॉलिटिकल टेंशंस कम होते हैं, वॉर भी अगर यहाँ पे खत्म हो जाता है, कुछ एग्रीमेंट्स हो जाती है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह से खोलना है। एंड न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट कर रहा है ईरान, उसके ऊपर क्या डील होती है। तो ये तीन चार चीजें अगर सब सॉर्ट आउट हो जाती है, तो आई थिंक यहाँ से ये बुल रन फिर से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्ट्रांग है। हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स है वो काफी अच्छी तरह से बाय कर रही हैं। नई नई सेंट्रल बैंक जिनके हमने कभी पहले नाम नहीं सुने थे, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया, सेंट्रल बैंक ऑफ कोरिया, कई ऐसी सेंट्रल बैंक हैं जिन्होंने कई सालों से गोल्ड नहीं बाय किया था, वो अभी मार्केट में आ रही है गोल्ड बाय करने के लिए। तो हर डिप्स पे प्राइसेस सपोर्टेड रह रही है अभी। गोल्ड तो बाय करने आ ही रहे हैं मैम। अगले 1 2 साल में हथियार बाय करने भी बहुत सारे जो है देश आएंगे। अभी तो सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, पर सोने के साथ जिस प्रकार से अभी जंग दिख रही है, युद्ध दिख रहा है, उससे हथियारों की तरफ भी कहीं ना कहीं
एक स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ने की वहां पर संभावना है। अगर मैं बात करूं मैम, आपको क्या लग रहा है $5,000 नियर टर्म में आ सकता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो डिफेंस स्पेंडिंग है सारी की सारी गवर्नमेंट्स वो बढ़ा रही है, एंड आगे चल के भी बढ़ाएगी नेक्स्ट 2-3 सालों में। एंड उसमें गोल्ड का रिजर्व्स में ऐड होना साथ में वो भी लग ही रहा है कि वो भी बढ़ेगा, क्योंकि सेफ हेवन एसेट एक वही है जो इन अनसर्टेन टाइम्स में हेल्प करता है। I think yes, $5,000 is very much on the cards in very much near term। मुझे लग रहा है कि हम $5,000 प्राइजेस को आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज जो ये 4800 एंड 4850 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइजेस इसे धीरे धीरे करके क्रॉस कर रही है एंड यहाँ पे सस्टेन भी हो रही है। तो आई थिंक नेक्स्ट वही रेजिस्टेंस लेवल है जो ऑलमोस्ट 1,60,000 का लेवल रहेगा एमसीएक्स पे। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में बाइंग की जा सकती है ये टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट एक हफ्ता 10 दिन में मुझे लग रहा है ये टारगेट्स अचीवेबल है। और दूसरा मैम, अगर हम बात करें चांदी की, तो कल वर्ल्ड सिल्वर सर्वे लॉन्च हुआ, जो मेटल्स फोकस और सिल्वर इंस्टीट्यूट ने, उसको मैं पढ़ रहा था। इंडस्ट्रियल डिमांड अगर हम देखें तो वो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, और खास तौर पे जो फोटोवोल्टिक की डिमांड है उसमें तो 2025 में भी कमी आई, और 2026 में भी वो अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें और कमी आ सकती है। तो आपको क्या लग रहा है, चांदी इससे इम्पैक्ट होगी? यस, ये रिपोर्ट में जिस तरह से बताया गया है कि इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुई है बिकॉज ऑफ जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं या टैरिफ्स लगे हुए हैं, इन दोनों कारणों के कारण ही हम देख रहे हैं कि ये थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो रही है। एंड उसकी वजह से देख रहे हैं कि जो 2025 में डेफिसिट था सिल्वर का, 2026 में भी जो डेफिसिट होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। इस साल 67 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट एक्सपेक्टेड है, और ये 6th ईयर है कंसेक्यूटिवली कि जहां पे सिल्वर मार्केट डेफिसिट में रहेगा। तो ये जिस तरह से मार्केट 5-6 साल से डेफिसिट में है, तो जो डिमांड बढ़ने के कारण थे उसके कई ऐसे उपाय ढूंढे गए हैं या ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे गए हैं जिसकी वजह से जो डेफिसिट के कंसर्न्स ना बने रहे। एंड प्राइजेस ने जिस तरह से इतनी हाई लेवल्स टच किया था $100 के ऊपर, तो ऑब्वियसली काफी लोग थे या काफी इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने स्विच किया है टू अदर एसेट क्लासेस या ऑल्टरनेटिव्स में। तो थोड़ा बहुत प्राइजेस पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। अगर जिस तरह से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ज्यादा टाइम बने रहे तो ओवरऑल वर्ल्ड ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आएगा, यूएस की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी प्राइजेस में डिस्काउंट हो चुकी है, इसलिए आज सिल्वर की प्राइसेस $80 है ना कि $100। हम इसलिए देख रहे हैं कि ये जो डिमांड का थोड़ा डाउनग्रेड है या फिर जो ग्रोथ के कंसर्न्स बने हुए हैं, ये सारी चीजों की वजह से सिल्वर आज $80 पे ट्रेड कर रहा है। बट ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि सप्लाई अभी भी इश्यूज हैं जिस वजह से प्राइसेस $90 $95 तक भी जा सकती है। सो आई थिंक फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स $70 to $100 की रेंज रहनी चाहिए। अभी भी यहाँ से मुझे लगता है प्राइसेस फिर से $90-95 तक जा सकती है आने वाले दिनों में। और मैम, अगर हम देखें पिछले 1.5-2 साल का सिल्वर का इतिहास, जो $20-22 की सिल्वर है अभी $80 है, अभी भी 4 गुना अगर आप देखेंगे उसका प्राइस हो चुका है। मतलब अगर 1.5-2 साल का आप कंपेयर भी करेंगे तो काफी हाई लेवल पर है। अगर मान लो जो किसी की इंडस्ट्री है, उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आज की डेट में 4 गुना बढ़ गई है, तो वो कहीं ना कहीं तो अल्टरनेटिव तलाशेगा ही सही, या कोई दूसरी चीज को देखेगा। मतलब 1.5 से 2 साल में आपका रॉ मटेरियल आपका 4 गुना आ रहा है, अगर आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है लोग उसको सोचेंगे सही कि कैसे इसको हम लोग मिटिगेट करें, इस वाले पर्टिकुलर रिस्क को। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जब प्राइजेस बढ़ती है और जिस तरह से अभी 4 गुना प्राइजेस है पिछले साल से, पिछले अक्षय तृतीया से आज कंपेयर करें तो ये ऑल्टरनेटिव्स जहां पे पॉसिबल है वहां पे लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं। बट हर जगह ये रिप्लेसेबल नहीं है। जो उसकी प्रॉपर्टीज है सिल्वर की उसको देखे जाए तो एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज आपको कोई और मेटल में नहीं मिलती है। ये जिंक लेड कॉपर कहीं कहीं पे रिप्लेसेबल है, सो वो हो चुका है ऑलरेडी, एंड लोगों ने ग्रेजुअली उसे भी अपनाया है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सप्लाई साइड से भी देखनी चाहिए, बिकॉज सिल्वर
खुद की अपनी एक सिल्वर माइंस से डेवलप नहीं होता है। 70 to 80% इट कम्स एज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम जिंक लेड माइंस एंड अदर मेटल माइंस। तो उसका सप्लाई के भी काफी इश्यूज हैं। तो डिमांड की तरफ से रिप्लेसमेंट तो हो रहा है, काफी ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं। तो वो कंसर्न्स तो है ही है। साथ में सप्लाई कंसर्न्स भी है जो लगातार पिछले 5-6 सालों से है। तो जो ये डिमांड सप्लाई गैप है, इस वजह से मुझे लगता है प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं आएंगी। एंड मुझे लगता है जैसे मैंने बताया $70 to $100 ये रेंज में ट्रेड कर सकती है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। भारतीय बाजार में मैम? मुझे लगता है कि 2 लाख से 3 लाख का ये लेवल रहेगा, इस रेंज में प्राइजेस ट्रेड करेगी। तो जो भी आपको डिप्स मिलते हैं, एग्जैक्टली 2 लाख नहीं, अगर 2,20,000, 2,25,000 की भी प्राइस मिलती है वो डिप्स पे बाय कर लेना चाहिए। एंड एक बार 280, 290 तक प्राइसेस जाती है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी इस साल की, मुझे लगता है। और अक्षय तृतीया नजदीक है मैम, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या अक्षय तृतीया पर अभी सोना खरीदने लेना चाहिए, सोना या चांदी? या दूसरे लोग, जिन बहुत सारे लोग जिनके यहाँ अगले 1 साल में, 6 महीने में, 12 महीने में, 15 महीने में शादियां हैं, तो वो लोग अभी विचार कर रहे हैं कि अभी सोना खरीदे ना खरीदे, उनको क्या राय रहेगी? आपको क्या लगता है अगली अक्षय तृतीया तक कितना भाव वहां पर जा सकता है सोने और चांदी का? सी अभी जिस तरह से मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, तो एक ये बड़ा क्वेश्चन है कि हमें गोल्ड किस फॉर्म में लेना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में लेना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में लेना चाहिए। एंड मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि आप पूरा साल कैसे भी स्टैगर्ड वे में गोल्ड लीजिए। वो डिजिटल वे में होना चाहिए। आप ईटीएफ्स खरीदिए, डिजिटल गोल्ड खरीदिए, हर महीने एसआईपी कीजिए। बट जो दो ऑस्पिशियस डेज हैं, अक्षय तृतीया एंड धनतेरस दिवाली, इन दोनों दिन पर मैं एडवाइस करती हूँ कि आप फिजिकल गोल्ड भी जरूर खरीदें एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। आप बड़ी क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते हैं तो एटलीस्ट यू कैन बाय अ गोल्ड कॉइन। तो आपकी वो लीगेसी रहेगी कि आपने एक ऑस्पिशियस डे पर खरीदा। और इस दिन माना जाता है कि जैसे लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स रहती है आप जो भी खरीदते हैं, तो वो एटर्नल ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप जरूर इस दिन गोल्ड खरीदिए एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। बट एज अ इन्वेस्टमेंट आप खरीदना चाहते हैं तो यस, यू कैन गो बाय एनी मीन्स। नेक्स्ट ईयर तक मुझे लग रहा है कि प्राइजेस यहाँ से 20 to 25% एटलीस्ट कंजर्वेटिव बेसिस पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से बढ़ सकते हैं। जो अभी 1,55,000 के आसपास की प्राइस है, आई थिंक प्राइजेस 1,80,000 तक नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक जा सकती है ऑन कंजर्वेटिव बेसिस। और अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो इट कैन गो अप टू 2 लाख ऑल्सो। सिमिलरली सिल्वर में भी ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कि जो हायर एंड है, 2,80,000, 2,90,000 तक सिल्वर की प्राइसेस भी जा सकती है। 20-25% यहाँ से अपसाइड दिख रही है। एंड अगर बुलिश एनवायरनमेंट रहा, सारे सपोर्टिव डेवलपमेंट्स रहे, तो इट कैन गो अप टू 3 लाख, 3,25,000 ऑल्सो। तो यस, ओवरऑल बाकी एसेट क्लासेस से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको। एटलीस्ट 20 to 25% रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। अगर आप दूसरे एसेट क्लासेस के से कंपेयर करेंगे, दिस इज फार बेटर। सो हर डिप्स पे बाय का रिकमेंडेशन है। थैंक यू सो मच रनीशा जी, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। मैम कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? थैंक यू वीरेंद्र जी। डिस्क्लेमर में बस मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है एफएनओ में। एंड जो भी हमने आज वीडियो बनाया, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।